हाय नमस्ते। आप सब लोग जानते हैं कि डीएनएनपी फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर सब्जेक्ट चलता है जो कि आयुर्वेदा से बहुत ही थोड़ा अलग हो जाता है और ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके अति लघुरात्मक और लघुरात्मक क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। जितना मैंने प्रीवियस ईयर्स जो पेपर है उनको एनालिसिस किया है उनसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं, उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैं आपको 100 शब्द की जो सीमा है उसके अंदर हर क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगी। जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है वो आपके 2 अंक के पूछे जाते हैं, उसमें आपको 20 शब्दों तक लिखना है, ठीक है। और जो लघुरात्मक क्वेश्चन है वो आपको थोड़े 100 शब्दों तक लिखने होते हैं, लेकिन मैं आपको आज के जो भी क्वेश्चन बताऊंगी वो मैं 100 शब्दों तक बताऊंगी। आप उनको 20 शब्दों में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आप 100 शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर को परिभाषित करना, कंप्यूटर क्या है, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर है क्या, ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर एक 100% राइट रिजल्ट देने वाली मशीन है। इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को कुछ भी डेटा देंगे तो वह उसको प्रोसेस करके आपको 100% एक्यूरेसी के साथ उसका रिजल्ट देगा। कंप्यूटर स्टोर किए गए प्रोग्राम के आधार पर डेटा को स्टोर कर आउटपुट यूनिट में भेजता है। इसका मतलब भी यही है कि कंप्यूटर जो आप उसको डेटा देते हो वो उसको स्टोर करता है, ठीक है। अगर आपके भविष्य में वो डेटा काम में आने वाला है तो हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको जो इनपुट देंगे वो उसी का आउटपुट देगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में निर्देश प्रदान करता है। कंप्यूटर निर्देशों को ग्रहण करने के पश्चात आवश्यकता अनुसार गणनाएं करता है और रिजल्ट के रूप में हमें प्रदान करता है। इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर को हम जो निर्देश देते हैं उसकी जो कंट्रोल यूनिट है वो उसको प्रोसेस करती है और उसकी जो आउटपुट यूनिट है जैसे कि मॉनिटर जो कि स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसके माध्यम से वह हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। हम कंप्यूटर को इनपुट कैसे देते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, और हम आउटपुट कैसे ग्रहण करते हैं? उसके मॉनिटर के माध्यम से। और कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो किसके माध्यम से करता है? सीपीयू के माध्यम से, ठीक है। मुख्य रूप से इनपुट देने के लिए कीबोर्ड या माउस का यूज़ किया जाता है। आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें मॉनिटर या प्रिंटर आदि का उपयोग करना पड़ता है, तभी हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो हम कंप्यूटर को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें आप और चीज़ भी ऐड कर सकते हो। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें से पढ़ें, लेकिन कंप्यूटर मैन आपको परिभाषा लिखते समय आपको ये दिखाना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि कंप्यूटर को हम इनपुट जो हमारे डिवाइस है कीबोर्ड माउस आदि के द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, हम उसको डेटा दे सकते हैं कि भाई हमें ये तुमसे काम करवाना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, किसके माध्यम से? सीपीयू के माध्यम से, और वो हमें आउटपुट देता है मॉनिटर के माध्यम से। हम जो भी उससे गणनाएं करवाते हैं, हम कुछ भी करवाएं, वो हमें आउटपुट का मतलब है कि वो हमें उस चीज़ का रिजल्ट देगा मॉनिटर के माध्यम से, ठीक है। और कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर देगा। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता है, हम जो कंप्यूटर को बताते हैं वही कंप्यूटर करता है। हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वैसा ही वो हमें रिप्लाई करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर के लाभ बताइए। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। इन सब के मतलब इस जो ये है कंप्यूटर के लाभ बताइए, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं बताए, ठीक है। विशेषताएं बताना यानी उसकी क्वालिटी बतानी है, तो वो क्वालिटी बताओ या लाभ बताओ, इसमें सेम ही आंसर होगा। ऐसे पूछ लो कि कंप्यूटर की परिभाषा लिखें या कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को समझाइए, तब आपको वही जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया आपको वही लिखना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लाभ की बात करें तो कंप्यूटर की पहले बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विशेषता पूछे या लाभ बताएं ये सेम ही आंसर होंगे, ठीक है। बात करें स्पीड की, कंप्यूटर की कार्य करने की गति मुख्य रूप से तीव्र होती है। आपने देखा होगा आप कंप्यूटर को कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन दो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी दें, वो आपको झट से 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर करता है। उसकी स्पीड वही रहती है, आप 2+2 करें या आप बहुत सैकड़ों में संख्या लिख के उसको प्लस माइनस करें, उसकी स्पीड उतनी ही तेज होती है। तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। टाइम सेविंग, ये भी तो उसका लाभ ही है, और वो उसकी क्वालिटी भी हो गई कि हमारे समय की बचत हो जाती है। भाई कंप्यूटर की स्पीड है तो हमारा टाइम बच जाएगा। कंप्यूटर के द्वारा कम समय में अधिक से अधिक
अधिक से अधिक डेटा की गणना की जा सकती है, अतः इससे तेज गति से होने के कारण समय की बचत होती है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर से काम इतनी तेज गति से हो जाता है कि हमारे समय की बचत हो जाती है। ये सिंपल सी चीज़ें आप मेरे नोट से समझ पा रहे होंगे। थर्ड जो क्वालिटी है या लाभ दे सकते हैं वो है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में सूचनाओं तथा संदेशों को एकत्रित किया जा सकता है, अतः इसके एक स्थान पर बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में भी बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर हमें अगर भविष्य में वो काम आने वाली है वो चीज़, तो हम उसको सेव कर सकते हैं। तो वही है कि कंप्यूटर में एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। एक्यूरेसी, इसका अर्थ है कि शुद्धता। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त परिणाम कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त परिणाम 100% शुद्ध होते हैं, अतः इससे प्राप्त परिणाम में शुद्धता होती है। कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा, वो आपके क्वेश्चंस के अनुसार हमेशा सही रिजल्ट देगा। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग से कार्य करने में कम शक्ति की आवश्यकता होती है। कम शक्ति की अपने आप ही आवश्यकता होगी, कंप्यूटर कर रहा है सब कुछ, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। 6 पॉइंट की बात करें तो कंप्यूटर के प्रयोग से एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा बहुत सारे कार्य संपादित किए जा सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आप जब रोज़गार सेंटर में, कहीं साइबर कैफ़े कहीं जाते हैं फॉर्म भरवाने, तो आपने देखा होगा कि हम भैया को बोलते हैं फॉर्म भरें। ठीक है, इतने में कोई दूसरा आता है कि है ना भैया हमें सिलेबस निकाल के दें, तो वो कैसे झट से सिलेबस भी निकाल देते हैं। एक तरफ वो मशीन है जो उनका सिलेबस प्रिंट होके होता है एंड एक तरफ है कि वो आपका फॉर्म भरते हुए होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के उपयोग से जटिल समस्या तथा गणनाओं को आसानी पूर्वक हल किया जा सकता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया इंटरनेट क्या है। ठीक है, इस सन 1969 में अमेरिका की सुरक्षा विभाग के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे विश्व के करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग में अमेरिका का जो सुरक्षा विभाग है, जो सैन्य से रिलेटेड सूचनाओं का आदान प्रदान करता था बहुत ही प्राइवेसी के साथ, वो इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाया था। तो यही कहना चाह रहा है कि सन 1969 में अमेरिका की सुरक्षा विभाग के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि वो इसने उसको यूज़ किया इतने हद तक। ठीक है, जिसमें विश्व के करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए थे। ये सूचना आधारित नेटवर्क है। ठीक है, सूचना आधारित नेटवर्क है, यानी ये हमें सूचनाएं देता है। हम कहीं किसी भी कोने में बैठे हो, हमारे पास सूचना पहुंच जाती है। इंटरनेट मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी पर आधारित है, अतः इसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किसी भी टाइप का डाटा, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक आदि संचालित किया जा सकता है। ठीक है, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो इंटरनेट है वो हमें टेक्स्ट के साथ वीडियो भी आ रहा है, वीडियो के साथ ऑडियो भी दे रहा है, हमें चित्र भी दिखा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को, क्वालिटी को इतना इम्प्रूव करके, इतना अट्रैक्टिव बना के, ग्राफिक्स के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा वो हमें शिक्षा, एजुकेशन देता है। आज के टाइम पर हमें न्यूज़, किसी भी कोने में बैठे हो, हमें न्यूज़ का पता चल जाता है। किसकी वजह से? नेटवर्क की वजह से। ठीक है, इसका सारांश निकलता है कि उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट वर्ल्ड में फैला हुआ कंप्यूटर्स का जाल है, क्योंकि भाई ये इंटरनेट ही है जो कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है आपस में, यानी कंप्यूटर्स का जाल हो गया, जिसके माध्यम से यूज़र वर्ल्ड के किसी भी कोने की सूचना प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट ही है जो हमें हर चीज़ की सूचना, कहीं भी बैठे हो वो हमें लाइव दे सकता है, और हमें जो आज तत्काल में जहाँ जो कुछ हो रहा है उससे अवगत करवा सकता है उसी टाइम पर। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो रहा है। आज हम कुछ भी देख पा रहे हैं, इतने अच्छे ग्राफिक्स के साथ हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, हम इतने अच्छे से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। अब हम इंटरनेट के लाभों की बात करेंगे। इंटरनेट का यूज़ करते समय यूज़र निम्न जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी निम्न लाभ उठा सकता है। इंटरनेट से कई पुस्तकालय जुड़े होते हैं, जिससे यूज़र विभिन्न पुस्तकें पढ़ सकता है। हाँ, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड की गई हैं, तो हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर मनोरंजन के कई तरीके उपलब्ध हैं। इंटरनेट हमें ईमेल की सुविधा देता है, बिल्कुल देता है। इंटरनेट हमें चैटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। हाँ, इंटरनेट के कारण ही आज हम किसी से बात कर सकते हैं। इंटरनेट ई कॉमर्स को भी बढ़ावा देता है। ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ये किसकी वजह से कर रहे हो? इंटरनेट की वजह से। आप घर बैठे बैठे कुछ भी, मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी से भी आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, इंटरनेट की वजह से। फ़ोन पे है, आप कर रहे हो, कहीं भी बैठे कितना भी अमाउंट पे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। आप घर बैठे अपनी चीज़ों को बेच भी सकते हो,
बहुत सारे OLX जैसे कुछ ऐप हैं जहां हम अपनी चीज़ों को बेच भी सकते हैं। वो किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट हमें न्यूज़ ग्रिप की भी सुविधा प्रदान करता है, इसलिए ये एक नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट को नेटवर्क भी कहा जा सकता है, जो हमें न्यूज़ एकदम से जो अभी जो घटित हो रही है उस न्यूज़ से भी हमें अवगत करवाता है। तो ये इंटरनेट के लाभ है। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लिखो। तो कंप्यूटर के पार्ट्स को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट में वो सब डिवाइस आते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसको निर्देश देते हैं। जैसे निर्देश हम किससे देते हैं? हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट कैसे करते हैं? कीबोर्ड, माउस, ये सब आते हैं इनपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट में वो सब डिवाइस आते हैं जिनके द्वारा हमने जो इनपुट दिया है वो प्रोसेस के बाद जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? आउटपुट यूनिट के डिवाइस के द्वारा। इनमें क्या आता है? मॉनिटर है, जो स्पीकर है, स्कैनर है, ये सब आउटपुट यूनिट में आता है। स्टोरेज यूनिट में वो डिवाइस आते हैं जिनके द्वारा जो हमें भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं, सेव रख सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज यूनिट में भी पार्ट्स किए गए हैं, जैसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी के अंदर हम टेम्परेरी सेव कर सकते हैं चीज़ों को, सेकेंडरी में हम परमानेंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक जो लॉजिक यूनिट है ये मिलकर दोनों CPU बनाती है। CPU ही वो है जिनके द्वारा कंप्यूटर है वो पूरी की पूरा प्रोसेस करता है वर्क को। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। सिंपल सी बात है कि वर्ड प्रोसेसिंग वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी की पूरी वर्ड पे प्रोसेस करता है। ठीक है, चाहे हमें किसी वर्ड को टाइप करना हो, चाहे उसको एडिट करना हो, यानी उसमें चेंजेस लाना हो, काट के छांट के कैसे भी उसको फॉर्मेट करना हो, उसके स्वरूप में चेंज लाना हो, वो जैसा है उसको उसका स्वरूप बदलना। ठीक है, मतलब उसको बोल्ड करना, उसको इटैलिक टेढ़ा करना, उसको अंडरलाइन करना, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है। करने की सुविधा प्रदान कौन करता है? वर्ड प्रोसेसिंग। MS वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आप सबको पता होगा कि MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं, हम लेटर लिख सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ये सब MS वर्ड में होता है। वर्ड प्रोसेसिंग एक आम सी तकनीक है, ठीक है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने में, पत्र व किताब लिखने में किया जाता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि कुछ नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग एक नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर पूरा का पूरा वर्ड पे आधारित चेंजेस किए जाते हैं, पूरी की पूरी वर्ड पे प्रोसेस की जाती है। वर्ड के माध्यम से हम पत्र लिख सकते हैं, उसके साथ वर्ड के माध्यम से हम किताब लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य निम्न 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या है? मैनुअल वर्ड प्रोसेसिंग, मैकेनिकल वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग। ये मुझे एकदम अर्थलेस लगा, लेकिन ये आपकी बुक में मेंशन किया गया है तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। इसमें पेन, पेपर, पेंसिल आदि की मदद से वर्ड प्रोसेसिंग की जाती है मैनुअल में। मैकेनिकल में क्या है? इसमें साधारणतः टाइपराइटर की सहायता से वर्ड प्रोसेसिंग का वर्क किया जाता है। अलग अलग चीज़ों के द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग की जा रही है बस। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग में क्या किया जा रहा है? इसमें कंप्यूटर द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर पैकेजों की सहायता से वर्ड प्रोसेसिंग की जाती है। बस इतना बहुत है। आप मेन चीज़ ये याद रखें कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, पूरी की पूरी वर्ड पे प्रोसेस करता है। MS वर्ड को ध्यान रखें आप। ठीक है, जो वर्ड को टाइप करता है, एडिट करता है, फॉर्मेट करता है, क्या करता है? वर्ड प्रोसेसिंग ही है जो किताबें लिखता है, डॉक्यूमेंट्स बनाता है, पत्र लिखता है, उनको सेव रखता है। बस इतना ध्यान। हमारा 6 पॉइंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझाइए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करने से पहले मैं आपको डेटाबेस के बारे में बता देना चाहती हूँ। डेटाबेस का मतलब होता है कि डेटा एक जगह कलेक्ट पड़ा है। अब हर कैसा डेटा एक जगह कलेक्ट नहीं पड़ा है, एक दूसरे से रिलेटेड डेटा एक जगह इकट्ठा पड़ा है। एग्जाम्पल, जैसे फेसबुक का एक डेटाबेस है। ठीक है, फेसबुक के डेटाबेस में हर देश के हर नागरिक का डेटा नहीं है। वहाँ पे उसी चीज़ इंसान का डेटा कलेक्टेड है जिन्होंने फेसबुक ID बना रखी है। ठीक है, वहाँ पे उन सब का डेटा जो उन्होंने मेंशन कर रखा है वो सब स्टोर है। तो वो वहाँ पे क्या हो गया? कलेक्ट हो गया ना डेटा, तो वो फेसबुक का डेटाबेस हो गया। अब मैं यहीं पे आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही वो कड़ी है जिसकी वजह से कोई भी इंसान
कहीं भी बैठा अपना डेटा चेंज कर सकता है। जैसे डेटाबेस में जो डेटाबेस है फेसबुक का, वो फेसबुक का है, लेकिन हम अपने डेटा में चेंज करेंगे तो वहाँ पे जो डेटाबेस कलेक्ट पड़ा है उसमें भी चेंजेस होगा। तो वो किसकी वजह से होता है? एक सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से कहीं भी कोई भी इंसान अपने डेटा में परिवर्तन कर सकता है, अपना डेटा बना सकता है। ये सब डेटाबेस सिस्टम की वजह से होता है। तो मैं अब थोड़ी पढ़ूंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी क्रिया का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधन प्रणाली से संबंधित सूचनाओं का संकलन करना और आवश्यक होने पर उन्हें उचित रूप से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरणार्थ, यदि एक विद्यालय एक प्रणाली हो तो विद्यालय के विद्यार्थियों और विद्यालय के कर्मचारियों, अध्यापकों और व्यक्तियों के बारे में संपूर्ण सूचनाओं का संकलन का मतलब है इकट्ठा करना, विद्यालयों का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। ये विद्यालयों के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल फेसबुक का दिया, वहाँ अभी एक विद्यालय के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये यही बता रहा है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो उस एरिया में जो भी कोई ऐप है तो उससे जुड़े हुए लोग हैं, कहीं किसी एरिया की बात हो रही है तो वहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं उनकी प्रेजेंस दिखानी है, वो कब एब्सेंट थे, उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट करने के लिए एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसमें ये बता दिया कि हम सूचना को तैयार कर सकते हैं किसके माध्यम से? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से। डेटा को संचित कर उसका प्रबंध करना डेटा पर आधारित प्रबंध कहलाता है। इस प्रणाली को डेटा पर आधारित प्रणाली अथवा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यह एक सुव्यवस्थित प्रणाली होती है। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बारे में संपूर्ण सूचना को एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे उनके नेम है, रोल नंबर है, एज है, सब्जेक्ट है, उसका एड्रेस, मतलब उन्होंने क्या सब्जेक्ट ले रखा है, कि एक सारणी बनाई गई है। ये सारणी आपके यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे बताए गए हैं रोल नंबर, उनके मार्क्स, उनके सब्जेक्ट और उनके नाम। तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिनमें उन वहाँ के विद्यार्थियों की चीज़ें स्टोर रहती है, वहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। डेटाबेस मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या है? एक डेटाबेस तथा अनेक डेटाबेस का सुनियोजित विधि से प्रबंध करना डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सूचनाओं को कम से कम प्रयत्न से प्राप्त करने के लिए डीबीएमएस का उपयोगी साधन है, बिल्कुल, क्योंकि हम इस तरह से हम इसको सुव्यवस्थित करेंगे लोगों की इन्फॉर्मेशन, तो ये हमें आसानी से कलेक्ट मिल जाएगी ना भाई। हम किसी भी फेसबुक पे जाके हम किसी का नाम सर्च करते हैं, उनकी आईडी सर्च करते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्यों? उसका डीबीएमएस है भाई फेसबुक का। अब किसी भी विद्यालय में आप अध्ययनरत हो तो वहाँ के डीबीएस में आपकी हर चीज़ स्टोर, आपके रोल नंबर, आपके मार्क्स, आप कौन सी क्लास में हो, आपने क्या सब्जेक्ट ले रखा है, वो किसकी वजह से आसानी से मिल जाता है वहाँ पे? डीबीएमएस की वजह से। इस प्रणाली में डाटाबेस में न्यू डेटा अवयवों को जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही वो है जिसकी वजह से डेटाबेस भले ही उस ऐप का है, डेटाबेस भले ही उस विद्यालय का है, ठीक है, लेकिन आप उसमें चेंज कर सकते हो। आप घर बैठे अपने फेसबुक आईडी अपनी इंफॉर्मेशन में एडिट करके आप चेंज कर सकते हो। वो किसकी वजह से? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। वो भले ही सिस्टम कहीं पे भी ओपन हो, लेकिन आप घर बैठे अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। आपका एड्रेस बदल गया है तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, पुराने को हटा के नया ऐड कर सकते हो। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से सरलता से किया जा सकता है। किसी भी डेटाबेस में न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना, पुराने रिकॉर्ड का हटाना सरल होता है। ओके, डीबीएमएस में किसी भी रिकॉर्ड पर जाने केवल उस रिकॉर्ड की संख्या अथवा रोल नंबर की आवश्यकता होती है। उसके द्वारा हम रिकॉर्ड देखकर रिकॉर्ड पर पहुंच सकते हैं और एडिट कर देख सकते हैं, ठीक है। हमें किसी उस चीज़ में चेंज करने के लिए हमें बस अपनी आईडी पे जाना होता है, बस फिर हम एडिट कर सकते हैं। आरडीएमएस क्या है? आरडीएमएस में आपको पहले बता दूं कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन का स्टोर करते हैं, हम अपनी कुछ भी बनाते हैं, वो किस में बनाते हैं? टेबल में बना सकते हैं, ग्राफ के द्वारा बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा बना सकते हैं। लेकिन आरडीएमएस में सिर्फ और सिर्फ टेबल के द्वारा हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ये भी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें भी एक डेटाबेस होता है, ठीक है। यह 2 फाइलों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट होता है। दूसरी फाइल में रोल नंबर, मार्क्स, सब्जेक्ट आदि सूचनाएं होती है। दोनों फाइलों में रोल नंबर को लेकर प्रथम फाइल सेकंड फाइल की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसका यूज़ क्या है? डेटाबेस का संग्रहित रिकॉर्ड को देखना,
हम हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। न्यू रिकॉर्ड को संग्रहित करना, हाँ बिल्कुल आप न्यू रिकॉर्ड संग्रहित कर सकते हो। पूर्व से संग्रहित रिकॉर्ड में संशोधन कर सकते हो, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। पूर्व में संग्रहित रिकॉर्ड समाप्त कर सकते हो और संग्रहित रिकॉर्ड को आप आराम से खोज सकते हो। ये है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारा 6 पॉइंट था। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।